आगे। तो मैं बैक बेंचर टाइप का था, क्लास का कोई स्पेशल स्टूडेंट नहीं था। कुछ कुछ दिन तो मैंने ऐसे बिताए कि मतलब जो पुराना बासी चावल रहता था उसमें मैं पानी डाल के अचार के साथ मिक्स करके खा लिया। और मतलब मेरे पापा 16-16, 17-17 घंटे मेहनत करते थे, मतलब टैक्सी चलाते थे कि मतलब आज भी चलाते हैं। मतलब करंटली आज आईआईटी दिल्ली में भी हूँ, आज भी मेरे घर की कंडीशन उतनी सही नहीं है। तो आज मैं आईआईटी दिल्ली की हुडी पहन के आ सकता था मेरे पास, लेकिन मैं आज अपने पापा के जैकेट पहन के बैठा हूँ। तो एक पॉइंट के बाद तो बहुत बढ़िया। या मैं जिस एरिया में रहता था स्लम, वहाँ मतलब बच्चों के बहुत नॉइजेस होते थे। मतलब जो छोटे छोटे बच्चे स्लम के, जैसे स्लम के लोग जो मेरे को चिढ़ाते थे कि टैक्सी वाले का लड़का है तो ये फ्यूचर में भी टैक्सी चलाएगा। तो इतने नॉइज़ होते थे। जब मेरे को रिलेटिव्स ने घर से निकाल दिया था, मेरे किताब कॉपी को बाहर रख दिया था। मैं तुम्हें यहाँ पे 4 लाख की अपनी तरफ से स्कॉलरशिप दूंगा। नहीं एक सर, पर्सनल, मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा ये। मैं तुम्हारे कॉलेज तो लोन दूंगा ना मैं। नहीं सर, मैं लोन वापस accept नहीं करेगा? करूँगा। मेरे लिए जब तक मेरे फादर जिंदा है तो मेरे को किसी की फाइनेंशियल असिस्टेंस की बहुत ज़रूरत नहीं अच्छी। है। जय हिंद, मेरा नाम है अलक पांडे और आज मेरे साथ हैं आईआईटी जेईई 2022 के एक बहुत ही बेहतरीन कहानी रोहित शॉ। ये इस समय आईआईटी दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ से बीटेक कर रहे हैं। रोहित शॉ आते हैं कोलकाता के एक स्लम एरिया से जिसका नाम है निकाशी पाड़ा। रोहित की कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग है, बहुत ही मोटिवेटिंग है, और खास करके उन लोगों के लिए जो जीवन में ये कहते हैं कि हमारे पास सुविधा का बहुत अभाव है। सुविधा के सारे अभाव को तोड़ते हुए, पार संघर्ष करते हुए रोहित ने आईआईटी का एग्जाम क्लियर किया। आज मेरे सामने बैठे हैं, आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई कर रहे हैं, भारत के सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट से। रोहित के पिताजी टैक्सी चलाते हैं और ये उनके पिताजी का संघर्ष है, उनकी दुआएं हैं कि आज बच्चा आईआईटी दिल्ली में बैठा हुआ है। कैसा लग रहा है रोहित? सर अभी तो आपके सामने बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है। आपसे मिलने के लिए मैंने 6 साल वेट किया। बहुत पहले से ही आपको देखता था जब आपके 500 के सब्सक्राइबर वगैरह थे। तो उस पॉइंट में तो ये था कि मतलब आप आईसीएसई या सीबीएसई बच्चों को पढ़ाते थे, तो आपकी लेक्चर देख के मैं अपनी ट्यूशन फी बचा लेता था कि मतलब घर परिवार में वो ना हो कि पैसा देना पड़ गया ज़्यादा। तो हमारा बैकग्राउंड मतलब हमारा एक छोटा सा रूम है जिसमें मैं, दीदी, मेरी मम्मी और मेरे पापा। मैंने अपनी स्कूलिंग अभिनव भारती हाई स्कूल से करी है, जो कि एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है। ये मैं बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़नी ही बहुत बड़ी बात थी, और मेरी मम्मी का इसमें बहुत बड़ा हाथ था। जब एक घर में एक माँ कोई एडुकेटेड होती है, मेरी मम्मी ने बीए किया हुआ है, एक एडुकेटेड अगर मम्मी रहती है तो वो घर परिवार को पढ़ा देते हैं वो। तो मैंने और मेरी दीदी ने दोनों ही इंग्लिश मीडियम स्कूल से की, वरना हम किसी गवर्नमेंट स्कूल में। और इंडिया में तो ये चलन है कि मतलब आप स्कूलिंग आपको प्राइवेट चाहिए और कॉलेज आपको गवर्नमेंट चाहिए, ये चलता रहता है इंडिया में। तो हमने वहाँ की, और अगर मैं उस स्कूल में कभी पढ़ता नहीं तो मेरे को ये आईआईटी जेईई का सपना नहीं आता, ना ही मैं कभी इस सपने के लिए फाइट बैक करता। मैंने जेईई मेन सेशन 1 में आपको बोला था कि 83 परसेंटाइल स्कोर की थी, जो कि मतलब समथिंग इक्विवेलेंट टू 1,80,000 रैंक बैठती। और इसका मतलब प्रमाण देने के लिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल में भी सारा जो भी है सारा रिजल्ट पब्लिश कर रखा है, ताकि बच्चे को लगे ना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। क्योंकि इंडिया में आपको लोग रिजल्ट देख के डिसाइड करते हैं कि कैसा है। फिर सेशन 2 में मैंने जनरल कैटेगरी का कट ऑफ क्लियर किया था, और एडवांस में भी जनरल कैटेगरी का कट ऑफ क्लियर करके आज आईआईटी दिल्ली मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट का मैं 2022 का रैंक ओपनर था। तथा मैंने आईआईटी जेईई के इतिहास में हिस्ट्री ऑफ आईआईटी जेईई एडवांस में सबसे बेस्ट अपनी कैटेगरी से रैंक लेके ओपन किया था मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। और मैं 4 महीने पहले प्री बोर्ड में 20% मार्क्स अचीव किए थे मैथ्स में। तो मैं जिस सब्जेक्ट में फेल हुआ था 4 महीने पहले, उसी सब्जेक्ट में मैंने रैंक ओपन की थी। रैंक ओपन मतलब सबसे बेस्ट रैंक होती है आपकी उस डिपार्टमेंट से उस ईयर में। और उस ईयर की नहीं, ओपनर बोलते, हाँ ब्रांच ओपनर, हाँ, रैंक ओपनर बोलते हैं। ब्रांच ओपनर बोलते हैं। और हिस्ट्री में भी मतलब मैं सबसे कम रैंक पे खोली थी मैथ्स। मेरे कहानी के 2 मुख्य किरदार है, एक मेरी माताजी और एक मेरे पिताजी। मेरे पिताजी ने बचपन से संघर्ष किया है। वो क्लास 3 तक पढ़े हैं वो। और वो बचपन में जैसे 7 साल की उम्र से वो पैसे कमा रहे हैं ताकि वो अपने भाइयों को सपोर्ट कर सके पहले। फिर 7 साल 7 साल की उम्र क्या से, करते थे? हाँ 7 साल की उम्र में मेरे पापा
रेलवे स्टेशन में खीरे बेचा करते थे नमक लगा के। उसके बाद उन्होंने अपने पिताजी के साथ, जो मेरे दादाजी है, उनके साथ एक पान दुकान खोली, पान की शॉप खोली। और फिर उससे भी नहीं बढ़ा, मतलब इनकम उतनी नहीं हुई तो बस कंडक्टर बने। बहुत कम उम्र में, 13-14 साल की उम्र में उन्होंने बहुत संघर्ष किया। बस कंडक्टर बन के उन्होंने देख देख के गाड़ी चलाना सीखा, मतलब उनके पास वो कोई फॉर्मल वो नहीं थी कि वो सीख सके। उन्होंने खुद का फिर एक टैक्सी खरीदा। और जब मेरी दीदी पैदा हुई थी तो मेरे घर में छत नहीं थी। जब तक मैं पैदा हुआ तब तक एक छोटा सा रूम था, एक छोटा सा ही रूम था, और वो रूम मेरे हॉस्टल के रूम के इक्विवेलेंट है। अ, वो सब याद करता हूँ तो बहुत इमोशनल रहता है। मतलब मेरे साथ तो ऐसा हो चुका है कि लाइफ में मैंने बहुत कुछ देखा है, मतलब बहुत जगह फेल भी हुआ, बहुत चीज़ पाने की कोशिश की, बहुत जगह फेल भी हुआ था मैं। और जैसे बचपन में मम्मी डांट दिया करती थी कि रोना बंद कर, जैसे कोई चीज़ में मैं रोता था तो रोना बंद कर वरना और मारूंगी। तो बड़े होते होते अगर आज मेरे को कोई 10 थप्पड़ भी मार दे तो आंखों से आंसू नहीं निकलते। इतना कुछ झेल चुका मैं अपने लाइफ टाइम में। और एक मतलब मिडिल क्लास फैमिली या मिडिल क्लास बच्चे का सपने बहुत बड़े रहते हैं, मतलब उनको अचीव बहुत कुछ करना रहता है, और उसके इक्विवेलेंट वो मेहनत नहीं करते। मतलब एक्चुअली जब 10th हुआ था, 10th में मेरे 89 परसेंटेज से समथिंग समथिंग, मैं क्लास में कभी फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आया। और इसका ताना मम्मी आज तक देती है मेरे को। अब भले ही मैं आईआईटी दिल्ली में सिलेक्शन ले चुका कि मतलब तुम क्लास में कभी फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आए। तो मैं बैक बेंचर टाइप का था, क्लास का कोई स्पेशल स्टूडेंट नहीं था। जो स्पेशल, जो फर्स्ट आता है उसको थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, फेवर वगैरह मिलता है। मेरे क्लास के टीचर भी मेरे को देख के हंस दिया करते थे कि मतलब ये क्या ही जाएगा आईआईटी। मैं बोलता था तो वो मतलब ऐसे मुंह घुमा लेते थे कि मतलब बहुत बार टीचरों ने बोला कि मतलब कि तुमसे नहीं होगा, बाकी दूसरे बच्चों से हो जाएगा, तुमसे नहीं होगा। तो ऐसा ऐसा चलता गया। क्लास 10th में मैंने बोर्ड दिया था, उसके बाद कोविड आ गया। कोविड-19 में पापा की वो जो टैक्सी चलाते थे सब बंद हो गया, क्योंकि देश भर में लॉकडाउन लगा हुआ था। गाइडलाइंस थी गवर्नमेंट की कि ऐसा नहीं कर सकते। तो डेली वेज लेबरर का तो ये रहता था, रोज़ कमा के जो खाते हैं, कि मतलब उनको इनकम जनरेट करने में बहुत दिक्कत हुई। तो कुछ कुछ दिन तो मैंने ऐसे बिताए कि मतलब जो पुराना बासी चावल रहता था उसमें मैं पानी डाल के अचार के साथ मिक्स करके खा लिया। कभी मेरे पापा तो मतलब मैं तो तब भी थोड़ा सा अच्छा सा खाता था। मेरे पापा बस एक सूखी सी रोटी, उसमें सरसों का तेल और नमक घस के खा लेते थे। और मतलब मेरे पापा 16-16, 17-17 घंटे मतलब टैक्सी चलाते था, कि मतलब आज भी चलाते हैं। मतलब करंटली आज आईआईटी दिल्ली में भी हूँ, आज भी मेरे घर की कंडीशन उतनी सही नहीं है। भले ही आईआईटी मतलब बहुत बड़ी सक्सेस की चीज़ होती है, लेकिन मेरे लिए मेरे पापा सबसे बड़ी चीज़ थे। तो आज मैं आईआईटी दिल्ली की हुडी पहन के आ सकता था, मेरे पास थी भी, लेकिन मैं आज अपने पापा का जैकेट पहन के बैठा हूँ, जो उन्होंने मेरे को दिया था अपने। तो एक पॉइंट के बाद तो आ, बहुत बढ़िया। एक पॉइंट के बाद तो एक वही रहता कि मतलब मैं बहुत फेलियर देख चुका। जैसे 11th में आपका अल्फ़ा सीरीज़ स्टार्ट हुआ था, तो अल्फ़ा सीरीज़ से मैं थोड़ा बहुत फॉलो किया। तो बहुत यूट्यूब में तब बहुत कंट्रोवर्सी चलती थी, जो आज भी चलती है, कि अलग पांडे सर बोर्ड लेवल का कंटेंट पढ़ाते हैं, जेई नीट इनसे सिलेक्शन नहीं होगा। तभी चल रहा था, 2020 की बात कर रहा हूँ मैं। तो इन यूट्यूब के गुरु की वजह से मेरा पूरा 11 चौपट हो गया। 11 में मेरे 54% थे, कंपार्टमेंट थी मेरी फिज़िक्स में ही थी, क्योंकि मैंने फिज़िक्स कंप्लीट नहीं किया था। अल्फ़ा सीरीज़ बीच में बंद हो गया था और अनाउंस हुआ भी नहीं था कि अल्फ़ा सीरीज़ बंद हो रहा है। उसके बाद मैंने थोड़ा टीचर को रोका, कि टीचर ने मेरे को फिर डांटा, मतलब ईयर रिपीट करना। मैंने बोला कि फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी नहीं है कि मैं वापस फ़ीस दे पाऊँ स्कूल का। तो बहुत रोक के, जैसे किसी एक सब्जेक्ट होता है पेंटिंग, तो उसमें 12 मार्क्स पासिंग का चाहिए था, तो मेरे एग्जैक्टली 12 ही आए थे। तो वैसे वैसे करके हुआ। फिर 12th में आया, तो 12th में मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन में था, क्योंकि मतलब यूट्यूब में आप चलाओगे तो शॉर्ट्स दिख जाता है, कुछ ना कुछ आप क्लिक करते हो, तो पढ़ाई के अलावा आप सारी चीज़ें करते हो यूट्यूब या कहीं इंस्टाग्राम पे भी। तो ऐसे ऐसे करके मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड था। तो ये मतलब जो भी आपको सेल्फ डिसिप्लिन बनाना पड़ता है ऑनलाइन में अगर आप पढ़ रहे हो, तो वो मेरे अंदर चीज़ नहीं थी। भले ही मेरे अगल बगल में इतनी सारी चीज़ें चल रही थी। उस चीज़ के बाद मेरे मतलब एक 12th में भी मैं एक रिलेटिव के घर गया था, कि मतलब एक छोटा सा रूम मिल जाए, क्योंकि स्लम्स या मैं जिस एरिया में रहता था
वहाँ मतलब बच्चों के बहुत नॉइज़ेज़ होते थे, मतलब जो छोटे-छोटे बच्चे हैं स्लम के, वो चिल्ला रहे हैं। ये जो जगह है हाँ, निकाशी पाड़ा, हाँ। यहाँ के ज़्यादातर लोगों की क्या व्यवसाय हैं, क्या काम करते हैं? वहाँ के बच्चे पढ़ाई-वढ़ाई में कैसा करते हैं? वहाँ के थोड़ा-सा वहाँ बच्चे के बारे में पढ़ते ही नहीं एक्चुअली। वो मैं आपको बोला था ना, मैं इंग्लिश मीडियम में स्कूल से पढ़ा, वही मेरे मतलब मेरे ख़ानदान में मैं पहला ही बच्चा था जो अब प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा था। वो भी मेरी मम्मी के कारण, वरना हमें एडमिशन पापा नहीं दिलवाते, पापा गवर्नमेंट स्कूल में दिलवाते। क्योंकि पैसे थे नहीं, तो वो उनका भी थोड़ा लिहाज़ करना पड़ता। तो हमारे वहाँ तो मतलब पढ़ते ही नहीं बच्चे, मतलब बच्चे पढ़ते ही नहीं, उनको पता ही नहीं। आज तक उनको नहीं पता कि मैं आईआईटी दिल्ली में, मतलब जो आईआईटी दिल्ली की सबसे टॉप ब्रांच है उसमें पढ़ रहा हूँ। तो आज भी उनको नहीं पता, और ना ही मेरे किसी रिलेटिव को पता है कि मैं आज यहाँ पढ़ रहा हूँ। क्योंकि वो समझते नहीं आईआईटी दिल्ली या हाँ, उनको मतलब पता नहीं होता कि आईआईटी चीज़ क्या है, कि मतलब हमारे वहाँ नॉलेज बहुत कम रहती है। कोलकाता में जिस ईयर में मैंने सिलेक्शन ली मुझे थी, लगता है उनकी लड़ाई मतलब 2 वक़्त की रोटी की है, तो आईआईटी उनके लिए मतलब आईआईटी मतलब बहुत उनके दूर लिए का नहीं। सपना हाँ, है। तो वो स्लम के बच्चे थे, तो मतलब वो मेरे को चिढ़ाते थे। जैसे स्लम के लोग जो मेरे को चिढ़ाते थे कि टैक्सी वाले का लड़का है, तो ये फ्यूचर में भी टैक्सी चलाएगा। तो मेरे मुँह पे भी बोल देते थे कि टैक्सी कब चलाएगा, ऐसे करके बोल देते। ऐसे-ऐसे कमेंट सुनना पड़ता था मेरे को। पापा के खुद के दोस्त यार बोलते थे कि लड़के को पढ़ा लिखा के क्या करेगा? इतने बड़े स्कूल में पढ़ा लिखा के क्या करेगा? पढ़ लिख के क्या डॉक्टर इंजीनियर बना देगा? तो ऐसे-ऐसे कमेंट सुनने को मिलते थे पापा को। तो वो गुस्सा भी रहता था पापा का, क्योंकि रिज़ल्ट तो मैं लाया नहीं था 11 में 54, और टर्म 1 सीबीएसई के टर्म 1 में मैं 60% लाया था। प्री बोर्ड में मैथ्स में 20% मेरे मार्क्स थे, और मैंने 4 महीने बाद उसी ब्रांच में ओपन की थी। उसके बाद बहुत कुछ चला चीज़ें, यूट्यूब के डिस्ट्रैक्शंस हो गए, या बहुत क्या कुछ। डिस्ट्रैक्शन था यूट्यूब पे? थोड़ा यूट्यूब समझाओ, तुम बार-बार बोल रहे हो। यूट्यूब में लाइक आप वो सब देखते हैं कि जैसे 70 में से 70 मार्क्स कैसे लाए, 15 दिन में आईआईटी क्लियर करे, 99 परसेंटाइल कैसे लाए। बहुत सारे मतलब फेक चीज़ बोलते हैं, तो उनमें ही भटक जाते हैं लोग। और जैसे बार-बार सब मोटिवेशन देखने लगते हैं, रेदर देन आपको पढ़ाई करना चाहिए, आप मोटिवेशन में चले जाते हो। क्योंकि आपसे वो हार्ड चीज़ होती नहीं, फिज़िक्स के क्वेश्चन नहीं होते, तो आप स्किप करके आप यूट्यूब पे आ जाओगे। और यूट्यूब का 1 घंटा कब 4-5 घंटा बन जाता है, वो आपको एट द एंड ऑफ द डे सोने के पहले आपको रियलाइज़ होता है। वो जो स्लम में मेरी आवाज़। आपकी पहले भी बात हो चुकी है क्या? नहीं सर। सर वीडियो इंटरव्यू में? नहीं, नहीं। सर मैं आपके विक्ट्री सेलिब्रेशन में आ नहीं पाया, क्योंकि पापा और वो घर का चीज़ें अरेंज कर रहे थे। मेरे को बहुत मन था, लेकिन मैं उस टाइम नहीं आ पाया। और मतलब मैं यूट्यूब के माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि मैंने अपनी जो जेईई की तैयारी है, वो मतलब कंप्लीटली फिज़िक्स वाला के लक्ष्य बेस से ही की थी। ना ही मेरे पास किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट या किसी और भी मॉक टेस्ट वगैरह में मैं एनरोल्ड था। मतलब किसी और में मेरा आपको नाम या नंबर एनरोल्ड नहीं मिलेगा। मैंने बस अलग सर को फ़ॉलो किया था, और राजवंश सर वगैरह, पंकज सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे, उनको फ़ॉलो किया था अपने बैच से। उसके बाद चीज़ें चलती गई। मेरे पापा मतलब मैं तो मतलब कोई सुपर हीरो को जानता नहीं, तो मेरे पापा ही मेरे लिए सब थे। तो उसके बाद सेशन 2 आया, मतलब जेईई मेन का सेशन 1 आया, मैंने बहुत परफ़ॉर्म किया, 83 परसेंटाइल। फिर वहाँ से फिर से डीमोटिवेट हो गया। एक होता है ना, मॉक एग्ज़ाम देने के बाद भी आप डीमोटिवेट होते हैं। मेरे ऑफ़िशियल पेपर में 83 परसेंटाइल है, तो मैं डीमोटिवेट सा हो गया। फिर मम्मी ने बोला कि तू एक बार कोशिश तो कर, ऐसे ही हार मान जाता है तू लाइफ़ में हमेशा। तो मैंने फिर थोड़ा एफ़र्ट किया, और मैं कट ऑफ क्लियर कर गया। उसके बाद में मैंने पढ़ना छोड़ दिया, क्योंकि मेरा ड्रीम कॉलेज तब तक था ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, क्योंकि मतलब एडवांस के सपने क्या देखूँ मैं। मैं फ़ेल ही हो रहा था। तो कट ऑफ क्लियर बहुत मुश्किल से हुआ था, और मेरे को याद है कि मतलब एग्जैक्ट 1 महीना बचा था जेईई एडवांस को। मेरा पेपर था 28 अगस्त को 2022 का, और मैंने मतलब वो 1 महीने बहुत पढ़ाई की। मैं मतलब 19 घंटे पढ़ता था दिन के, और इफ़ेक्टिव पढ़ाई मेरा मतलब लगभग 12 से 13 घंटे होता है। मतलब 19 घंटा आप पढ़ रहे हो, तो ज़रूरी नहीं कि 19 घंटा आप रिटेन रखो। 12-13 घंटा मैं रोज़ पढ़ता था, और जितने सारे पीवाईक्यूज़ हैं, जितने सारे डीपीपी सॉल्यूशन आपके ऐप में, मॉक टेस्ट सारा दिया मैंने सारा, ताकि मतलब एक क्वेश्चन बन सके, क्वेश्चन की हैबिचुअल हो सकूँ मैं। और फिर दिन दिन था 28 अगस्त 2022। मैंने अपने पापा को बोला कि आप मेरे साथ मत आओ, ये मेरी अकेली की लड़ाई है। मैं अपने एग्ज़ाम सेंटर अकेले, और सेशन 1 में मैंने देखा कि मतलब 2022 का आज तक के आईआईटी के हिस्ट्री में सबसे टफेस्ट पेपर था। 2023 का भी ईज़ी था उसके कंपैरेटिवली। तो पेपर 1 में मैं देख लिया कि मतलब ये इसमें एक श्योर शॉट क्वेश्चन करने हैं, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब नेगेटिव मार्किंग में ज़्यादा कर सकता हूँ। इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मैं जब मतलब अपने लाइफ़ के बहुत लोएस्ट में था ना, तो मैं महादेव जी का, तो मतलब शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। तो मैं रोज़ मंदिर जाता था, लाइक रोज़। तो वहाँ से थोड़ी सी एक मंदिर जाके वो मंत्र-वंत्र सुनने से थोड़ी सी एक
पॉजिटिव एनर्जी आती है। और मेरे लाइफ में सारा बुरा ही हुआ है, मैं लाइफ में हर जगह फेल ही हुआ हूँ। आज भी कॉलेज में फेल होता हूँ, लेकिन मेरे को पता है कि मैं अपने आप को कहीं से भी खड़ा कर सकता हूँ अगर मैं कुछ भी फेल हो गया। मेरी आप कंडीशन देख सकते हो, मेरे पास रिसोर्स नहीं थे। मैं एक टाइम को शर्माता था अपने पापा को बोलने को कि मॉक टेस्ट का पैसा देना पड़ेगा या मॉड्यूल का पैसा मेरे को चाहिए। तो मतलब एक अंदर से आता था कि मतलब उनको तो इतना आईटी का पता नहीं था। तो पहले बैच खरीदा फिर मॉड्यूल खरीदा। हाँ, पहले बैच खरीदा फिर मॉड्यूल खरीदा। फिर मैंने सारे क्वेश्चन लगा लिए थे लास्ट तक, मेरे सारे चैप्टर मतलब 1 महीने में मैंने मतलब 2 साल जितनी प्रिपरेशन की होगी। 19 घंटे मतलब मैं 1 डेढ़ घंटे सोता था और 1 डेढ़ घंटे मतलब लाइफ मतलब जो नॉर्मल दिनचर्या का काम था उनमें चला जाता था। मैं सोता ही नहीं था। कभी नींद आ गई बाई चांस तो आ गई। सपने में मेरे को आईआईटी के क्वेश्चंस आते थे उस फेज़ ऑफ लाइफ में। फिर सेशन 2 में मैंने अच्छा स्कोर किया, मैथ्स का मैंने कट ऑफ क्लियर कर दिया और विथ कैटेगरी रैंक ऑफ 99। और मैं वही बच्चा था जो 4 महीने पहले ही मैथ्स में फेल हो गया था। स्कूल टीचर फिर जैसे कोविड में जैसे मैंने स्कूल में फ़ीस देने की बहुत दिक्कत थी। मैंने आपको बोला था मेरा प्राइवेट स्कूल था, तो फ़ीस देने की बहुत दिक्कत थी। तो मेरे को एग्ज़ाम के बाद पता चला कि मम्मी स्कूल गई थी एक बार कि मतलब बच्चा अभी फ़ीस नहीं दे सकता, बच्चे की फ़ीस बाद में देंगे हम। तो उन्होंने स्कूल के मतलब स्कूल के लोगों ने बोला कि अगर आपकी हिम्मत ही नहीं है इतने बड़े स्कूल में पढ़ाने की, तो आप बच्चों को पढ़ाते क्यों? तो ऐसे-ऐसे नहीं करते प्राइवेट स्कूल वाले। मेरा स्कूल था, मैं सेम स्कूल, स्लम में तो नहीं रहा मैं, घर की हालत ख़राब थी। मतलब स्लम में क्लास 6 के बाद हम लोग स्लम में गए, जब हमारा घर बिक गया। क्लास 6 तक तो हमारा अपना घर था। क्लास 3 में आधा भाग बिका घर का, कुछ पैसे आए, पापा ने कुछ कुछ कोशिश की, नहीं चला। फिर दूसरा आधा भाग बिका, फिर हम लोग 6 क्लास में स्लम में चले गए। पर स्कूल क्योंकि बचपन में अंग्रेजी मीडियम में नाम लिखा दिया था तो हटाया नहीं, और फीस ज़्यादा थी उस समय के हिसाब से स्कूल की, प्रयागराज जैसे शहर में। तो मेरे पिताजी गए स्कूल में और यही बोला कि हमारा बच्चा पढ़ने में ठीक है, बहुत अच्छा नहीं था, ठीक था, मैं 9th-10th में। बोले पढ़ने में ठीक है, इसकी फ़ीस आप आधी कर दो, कम कर दो। अभी थोड़ी सी यहाँ पे कंट्रोवर्शियल बात है कि हमारे स्कूल में क्रिश्चियन बच्चों की फ़ीस आधी हो जाती है सीधा। अब चाहे मतलब पढ़ाई में वो कैसे हों, चाहे वो गरीब हों या अमीर हों, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वो स्कूल है, पर कम से कम जिनके घर में हालात ऐसे हैं, और मैं पढ़ाई में ठीक था, बहुत अच्छा नहीं था पर ख़राब भी नहीं था। तो उन्होंने मेरे पिताजी से कहा, नहीं नहीं, ये फ़ीस यहाँ पे नहीं बंद हो सकती, आप जैसे तैसे करना हो करो। फिर मेरे एक दूर के मौसा जी हैं, आसपास के रिश्तेदार तो काम नहीं आए, एक मेरे दूर के एक कज़न मौसा जी थे, वो बड़े ही फिलैंथ्रोपिक आदमी हैं, वो मतलब बहुत समाज सेवा आज भी करते हैं वो। तो उन्होंने कहा कि मैं इसकी फ़ीस दे दूँगा, और उसी स्कूल से फिर मैंने टॉप किया। आज उसी स्कूल का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उनसे बोलता है कि आप हमारे स्कूल के हो, यहाँ पे आके एक सेमिनार ले लो, यहाँ पे खड़े होकर लोगों से बात कर लो। मैं कहता हूँ अब क्यों? जब मैं अपने बुरे समय पे था, मेरे पिताजी आके आपसे हाथ जोड़ रहे थे, तब आपको मेरी वैल्यू नहीं दिखी। अब आज मैं कुछ कर लिया हूँ तो आपको मेरे सब यहाँ से सारा क्रेडिट चाहिए मेरा। पता नहीं यार, अगर बच्चा गरीब घर से है तो उसको कम से कम, ये शिक्षा ही तो ऐसी चीज़ है जो अपॉर्चुनिटी देती है इंसान को, वो भी आप नहीं दे रहे हो। बड़ा दिक्कत है अपने यहाँ। और जो आप बोल रहे हो ना कि है शिक्षा की प्रॉब्लम, बहुत बड़ी लगती है मुझको। आप बेसिक अपॉर्चुनिटी मिस कर दे रहे हो ना, प्रॉब्लम यही है। आप उसको अपॉर्चुनिटी, जैसे आज मुझसे कई लोग कहते हैं कि आप ऐसे घर से आए और इसके बाद आपने इतना बड़ा कर लिया। मैंने कहा मुझे फिर भी अपॉर्चुनिटी मिली, तुम्हें भी फिर भी अपॉर्चुनिटी मिली। तुम्हारे बाप ने, तुम्हारे पिताजी ने बहुत मेहनत की, बहुत सेक्रीफाइसेस किए, तुम्हें अंग्रेजी मीडियम स्कूल, अच्छे स्कूल में नाम लिखाया, कहीं ना कहीं पढ़ाया, फिजिक्स वाला का 4000 का बैच दिलाया ना, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद 4000 का मॉड्यूल दिला दिया, 8000 रुपये एक साल में, बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है नाइंसाफ़ी उन बच्चों के साथ हो रही है जिनको ये अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती है। अब वो इंसान रिक्शा चला रहा है, वो इंसान कूड़ा बिन रहा है, क्योंकि उसको ये अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं एक बार पढ़ेगा। तो मैं तो सोचता हूँ, कई बच्चे कहते हैं कि हमारे घर में एसी नहीं है, ऐसा हमारे पास अच्छा फ़ोन नहीं है। हम कहता है, मुझे लगता है मतलब शर्म करो और थैंकफुल रहो भगवान से, थोड़ा सा खुशनसीब फील करो, किस्मत वाले फील करो। तुम ऐसे घर में हो, तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, तुम्हारे घर में पंखा है, लाइट है। तुम बताओ, तुम्हारे घर में छत नहीं था, छत बाद में बना है। तो इतनी अपॉर्चुनिटी तुमको मिल रही है। आई थिंक, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपका दर्द कम है, पर दुनिया में इससे कहीं ज़्यादा दर्द है। हाँ, वो तो है। अगर मैं इतना फेल होके लास्ट में जेईई एडवांस फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकता हूँ, तो इंडिया में तो बहुत बच्चों के पास रिसोर्स, कम से कम अगर आपके हाथ में फ़ोन है तो आप तब भी कर सकते हो। और आप भटकना मत यूट्यूब पे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आएंगे, बहुत लोग भटकाएंगे कि ये बोर्ड लेवल कंटेंट है, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए। आपको पता है आपको क्या करना है, आप अपने टीचर से भरोसा कीजिए। और मतलब ऐसा नहीं कि बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि मतलब क्या ना स्कोर 200 प्लस इन जेईई क्लास में, आप कीजिए तो सही।
आप एक टॉपर और एक एवरेज बच्चे में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ज़्यादा आईक्यू या दिमाग का डिफरेंस नहीं होता। टॉपर वो मेहनत करता है, टॉपर ये सब क्वेश्चन नहीं पूछता, होगा होगा नहीं होगा नहीं होगा। आपको लाइफ में आगे कुछ करना है। मैं चाहता हूँ कि मैं सक्सेसफुल बनूँ, और जो कि मैं बनूँगा एक दिन। मेरे स्टोरी का पार्ट 2 भी आएगा कभी। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पापा मेरे साइड में खड़े हो और मेरी मम्मी भी साइड में खड़ी हो। तो इमोशन तो बहुत है, लेकिन मतलब इतना देख लिया तो आंसू नहीं निकलते, मतलब आंखों से। वैसा हो गया सीन। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे मतलब मम्मी पापा भाई मेरी साइड खड़े रहे, और मैं उनका जो भी सपना है जितने भी टाइम हो तो उनके लिए कुछ कर सकूं। तब तक के अरे लिए यार तुम रो नहीं यार, यहाँ तक आ गया है तू, अब जाएगा यार और ऊपर। देखो ऐसी होती है हिम्मत, इसे कहते हैं हिम्मत भाई साहब। बस शाबाश, दिल खुश कर दिया तुम्हारा। ऐसा एक बच्चा आ जाता है ना, हमको 1 साल काम करने का कारण मिल जाता है, फिजिक्स वाला चलाने का कारण मिल जाता है। सर मैं तो मतलब इतने नॉइस होते थे जब मेरे वो रिलेटिव्स ने घर से निकाल दिया था, मेरे किताब कॉपी को बाहर रख दिया था। क्या हो तो गया था? मैं रिलेटिव के घर में गया था, आपको बताया था कि मतलब रिलेटिव के घर में गया था पढ़ने, कि मेरा वो स्लम में माहौल नहीं है, मतलब लड़ाई हो रही है, पानी के लिए लड़ाई हो रही है, सबके लिए लड़ाई हो रही है, तो एक मेरे को फोकस चाहिए था। मैं उनके घर में गया था, तो 1 हफ्ते में उन्होंने निकाल दिया सारा कॉपी किताब बाहर रख के। तो मैं अपने टैक्सी में पढ़ता था, रात में टैक्सी पार्क होती थी, मैं टैक्सी में पढ़ता था। और मैं ज़मीन पे सोता था, मतलब ताकि घर ही छोटा था। मम्मी पापा को ऊपर सोने देता था, मम्मी पापा दीदी को, और मैं खुद ज़मीन पे सोता था, पढ़ता था। और मैं बहुत पढ़ता था, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ता था। मैंने बहुत क्वेश्चन किए, बहुत सारे घंटे निभाए, ताकि मैं अपना ड्रीम जो आईआईटी है वो अचीव कर सकूँ, अपने घर वालों को थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकूँ। आई एम प्राउड ऑन यू। नौकरी अगर करोगे आगे? अगर मतलब मैं इस वीडियो से हो सकता है तो अपने पापा को मैं इस वीडियो से अपने पापा को मैसेज देना चाहूँगा। मतलब घर के बेटों के लिए तो आईआईटी से टफ ये रहता है कि अपने पापा को कन्फेस करे कि वो करते हैं, तो मैं यही कन्फेस करूँगा। मैं ख़त्म करना चाहूँगा इंटरव्यू। बोल दिए ना तुम पापा से, हम नहीं बोल पाए। पिताजी आपसे प्रेम बहुत करते हैं, बोल नहीं पाते यार पिताजी से। पिताजी तक ये वीडियो मेरा पहुंचेगा भी ना, ही पहुंचे तो अच्छा है। अजीब सा लगता है, पता नहीं। वो मतलब आईआईटी से ज़्यादा टफ लगता है मेरे को, एक मतलब पापा को बोलना कि मैं उनसे प्यार करता हूँ। बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती मुझे लगता है, वो अनसेड है, हम्म, वो बिना कंडीशन का प्यार होता है पिताजी से जो होता है। बहुत गर्व हुआ तुमसे मिलके। इसको कंक्लूड करते हैं चलो। पिताजी को सुबह सुबह हमको पोहा खाने की आदत है, हम रोज़ सुबह पोहा खाते हैं, बहुत पसंद है। तो मम्मी एक दिन हमारी थी नहीं सुबह, तो हम सुबह उठे, पिताजी पोहा बना के ले आए रूम में, उनको पता है हम सो खाते हैं। हम पोहा का प्लेट लिए, हम पिताजी को बोले थैंक यू। पिताजी पीछे पलट के बोले बाप को थैंक यू नहीं बोला जाता। वो लाइन हमको मतलब पूरी ज़िंदगी याद रहेगी। वो मतलब बस बोल के चले, वो बहुत कैजुअली, ऐसा नहीं कि बोल के हंसे, वो बस पीछे पलट के बोले बोले बाप को थैंक यू नहीं बोला जाता, वो चले गए इतना बोल के। वो अलग ही बॉन्ड है, मतलब ना आप कभी थैंक्स बोल सकते हो, ना कभी क्या बोले उसको, एहसान बोले, जो बोले उसको ना कभी चुका सकते हो। मेरे पापा मेरे को बोलते थे कि मतलब तू मेरे से एक वादा कर कि लाइफ में तू कभी टैक्सी नहीं चलाएगा। खरीद डालेंगे टैक्सियाँ ढेर सारी पिताजी के लिए, टैक्सी की कंपनी खोल देंगे। मतलब बोलते थे कि कभी टैक्सी मत चलाना, यहाँ मतलब 10-10 रुपए के लिए लोगों से गाली सुननी पड़ती है। तो जो भी देख रहे होंगे वीडियो, तो कभी आपको कोई कैब ड्राइवर या ऑटो रिक्शा या टैक्सी वगैरह का ड्राइवर मिले तो गाली वगैरह मत दिया कीजिए, हो सकते हो किसी के पिताजी हो। ये जो खराब बिहेव करते हैं ना टैक्सी ड्राइवर से, ऑटो ड्राइवर से, या समाज के उन लोगों से जो आर्थिक रूप से इतने उनके बराबर के नहीं होते, अक्सर वही लोग खराब बिहेव करते हैं जिनके पास अपने बाप का पैसा होता है। जो इंसान संघर्ष करके गरीब हालत से खुद से अपने आप को बनाता है ना, वो कभी किसी आर्थिक रूप से
तंग इंसान को ना कभी छेड़ता नहीं है, उसे कभी गाली नहीं दे सकता। ये अक्सर उन्हीं अमीर माँ बाप के बेटे होते हैं जिन्होंने जीवन में संघर्ष नहीं देखा है, जिन्होंने अपने दम पे कुछ बनाया नहीं है, वही हंसी मजाक उड़ाते हैं, वही गाली गलौज करते हैं। जैसे कोलकाता में दुर्गा पूजा होता है, एक फेस्टिवल, बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, तो उसमें लोग मतलब आपस में बोलते हैं जैसे कितने कपड़े खरीद लिए, मतलब कौतो सेट नहीं लीस, तो इसका मतलब हाँ, मतलब कि इसका मतलब आपने कितने सेट लिए, कितने कपड़ों का सेट लिया। तो मैं हंस दिया करता था कि मतलब यही कुछ यहाँ फटे कपड़े पहन रहा हूँ, मतलब मैं फटे कपड़े ही पहनता था, मेरे मतलब टी शर्ट वगैरह फटी रहती थी जेई वगैरह का जो टाइम पीरियड में पहनता था। और ये बच्चों को भी सीखना चाहिए कि आपको लास्ट मोमेंट, एग्जाम के लास्ट मोमेंट या लास्ट सेकंड तक आपको फाइट मारनी है, भले ही आपका सिलेक्शन हो ना हो। और उस जेई एडवांस रिजल्ट के बाद मेरे को एक बात तो समझ में आई कि डिजर्विंग तो हर एक बच्चा होता है, मतलब जो आईआईटी में बैठता है, मतलब सीट तो 15,000 16,000 है, मतलब डिजर्विंग हर बच्चा होता है। वो भले ही मेहनत कम करे, लेकिन डिजर्व तो हर लोग ही करते हैं। उनका मतलब अलग जगह में उनकी एक्सपर्टीज हो सकती है, भले ही पढ़ाई उनको अच्छी ना लगती हो। तुम यहाँ तक आए, तो यहाँ बारे मैंने सुना, मैं तुम्हें यहाँ पे 4 लाख की अपनी तरफ से स्कॉलरशिप दूंगा। नहीं सर, मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा ये। मैं तो कॉलेज लोन दूंगा ना, मैं नहीं सर, मैं लोन वापस accept नहीं करेगा। करूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप ये 4 लाख की अमाउंट अंडर, बहुत लोग हैं जो बैच भी अफोर्ड नहीं कर सकते या मॉड्यूल अफोर्ड उनको नहीं तो हम कर। ऑलरेडी दे रहे हैं बेटा। नहीं सर, आप मेरे साइड से भी दे दो 4 लाख वाली, मेरे को नहीं चाहिए। मेरे लिए जब तक मेरे फादर जिंदा है तो मेरे को किसी फाइनेंशियल असिस्टेंस की बहुत ज़रूरत नहीं अच्छी है। बात है। और मैं मतलब इनकम जनरेट भी करूँगा, तो लाइक मैं आपकी फिजिक्स वाला टीम से जुड़ना चाहूँगा कि मतलब बच्चों को थोड़ा गाइड कर दूँ कि मतलब मैं मतलब फ्री का पैसा नहीं लेना चाहता, मैं काम करूँगा। मैं मेहनती था, बचपन से ही मेहनती था, कोई और रोहित शॉ भी किसी दिन आएगा। काम करोगे ना फिजिक्स वाला में? हाँ जॉब करोगे? चलो जॉब करते हैं, फिर इंटरव्यू कराऊंगा अब तुम्हारा मैं प्रॉपर। सेलेक्ट होगे तो ही नौकरी करना, ओके एकदम खुददारी से जियो। बहुत अच्छा लगा। पता है, मैं बहुत से लोगों की मदद करने की कोशिश करता हूँ, और ठीक है, कुछ लोग आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, कुछ लोग सही भी होते हैं। जब कोई आर्थिक रूप से ठीक ठीक होता है और अपने जीवन में मेहनत नहीं कर रहा होता है, फिर भी मेरे आसपास मेरे से मदद मांगने आता है, तो कुछ पुराने रिश्ते भी हैं, कुछ पुराने दोस्त भी हो जाते हैं, तो भगवान ने मुझे थोड़े बहुत पैसे दिए, आप लोग की दुआ से मिले, तो मैं मदद कर देता हूँ। मेरी बहन बता के मुझको क्या बोलती है, कहती तुम ऐसे लोग को कमजोर कर दोगे अलग। मैं इसलिए एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। आप अगर मेरे को प्रोवाइड कर सकते हो तो आप एक यूपीएससी का बैच दे दो, क्योंकि मेरे पापा का ड्रीम है कि लाइक एक आईएएस ऑफिसर बने मेरा लड़का। बिल्कुल बिल्कुल, आपको यूपीएससी का बैच देते हैं। हाँ, तो मेरे को वही चाहिए। मैं पैसे का शौकीन आदमी नहीं हूँ। मैं 10 रुपये अगर बचाता था भी तो मैं मम्मी को दे देता था। आप तो तुम्हारी तरफ से ये 4 लाख रुपए की मैं स्कॉलरशिप नहीं निकाल तो देता हूँ बच्चों के लिए, हाँ, बच्चों के लिए, और 100 गरीब बच्चों को हाँ बैच का एक्सेस देता हूँ। हाँ, आप बच्चों को दे दो, मेरे को नहीं चाहिए। मेरी तरफ से तो निकल गए, अब मुझे उसको कहीं तो देना है समाज में। बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। एक चीज़ जो मुझे तुमसे भी सीखी, और यही मेरी बहन भी मुझको बोलती थी, कि व्यक्ति को अपने हिस्से की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है, और तुम वो लड़ाई लड़ रहे हो। मेरी सारी विशेष तुम्हारे साथ हैं, बाकी तुम बहुत मजबूत हो। सर, आपसे मिलना भी मेरा एक ड्रीम था, क्योंकि मैंने ही अपनी दीदी को बैच दिलवाया था। मैं आपको बहुत पहले से ही देखता था ट्यूशन फीस बचाने के लिए अपनी साइंस के, तो मेरे लिए आप बोल रहे थे कि लेट हो जाएगा, मैं 6 साल वेट कर सकता हूँ, तो 6 घंटे कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। ये आके बैठा हुआ था, तो मैंने इसको बोला थोड़ी देर वेट कर लो, तो इसने तो यही था। एक मैं आपसे भी मिल के अपना एक सपना पूरा कर रहा हूँ, अपने घर परिवार का एक सपना पूरा कर रहा हूँ। तो ये थी रोहित शॉ की कहानी। थी नहीं, है, और आगे भी रहेगी, और बहुत बेहतरीन इसका पार्ट 2 भी आएगा, रोहित ने कहा है। और पार्ट 2 के अंदर मुझे उम्मीद है एक कपड़ों की सुपरमार्केट, एक टैक्सी की बड़ी कंपनी, ये सारी चीज़ें आपके पास होगी। देखो, गरीब घर के बच्चों के पास कुछ होना हो, सपने हमेशा हैसियत से ऊपर देखने चाहिए, और मैंने भी हमेशा देखे हैं। देखोगे तो सच होंगे। पढ़ाई करते रहो बच्चों, हम लोग के पास पढ़ाई सबसे बड़ा हथियार है, जिससे हम बड़ी सी बड़ी जंग जीत सकते हैं। और पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो कुछ मेहनत करते रहो, कहीं लगे रहो, कहीं किसी कंस्ट्रक्टिव चीज़ में, प्रोडक्टिव चीज़ में खुद को डुबाए रहो। हालात बदलेंगे, समय लगेगा, वक्त बदलेगा, वक्त चमकेगा। मेरी सारी विशेष आपके साथ हमेशा रहे, जीवन में कुछ अच्छा करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।